गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी आपको बता दें कि जहां एक तरफ त्रिपुरा में चुनाव की बिगुल बज गए, वहीं इस चुनाव के लिए अब त्रिपुरा के अनेकों मतदान केंद्रों पर ईवीएम और वीवीपैट भेजने की तैयारी अगरतला की ईवीएम वितरण केंद्रों पर चल रही है। जानकारी हो कि राज्य में आज यानी 16 फरवरी को मतदान होगा। वहीं अब त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अब यहाँ लोग भयमुक्त होकर चुनाव में अपनी भागीदारी कर सकेंगे। उसके लिए चुनाव आयोग ने कई रणनीति बनाई है। इसके साथ ही खास नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही साथ आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चुनाव तक सील कर दिया गया है। त्रिपुरा के साथ लगने वाले अन्य सभी राज्यों की सीमाएं भी सील कर दी गई है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तय करने के लिए छत्तीसगढ़ के रायपुर में महाधिवेशन करने जा रही है। इस बैठक में सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे की टीम का गठन का भी खाका खींचा जाएगा। ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर है कि कांग्रेस में सबसे पावरफुल मानी जाने वाली कार्य समिति यानी CWC के लिए क्या 26 साल के बाद चुनाव होंगे या फिर मनोनीत किया जाएगा। इस बात को लेकर पार्टी के अंदर बहस भी तेज हो गई है। जी आपको बता दें कि अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर कांग्रेस ने एक नई याचिका दायर की है। इसमें हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मद्देनजर अडानी ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ जांच की मांग की गई है। कांग्रेस नेता जया ठाकुर का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए याचिका लगाई, पर सुप्रीम कोर्ट कोई और डेट दे रहा था। पर काफी निवेदन के बाद सुप्रीम कोर्ट 17 फरवरी को इस नई याचिका पर सुनवाई करने पर राजी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही LIC और SBI के सार्वजनिक उपक्रमों के FPO में भारी मात्रा में सार्वजनिक धन का निवेश करने की भूमिका की जांच पर भी सहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पहले कहा कि वे कांग्रेस नेता की इस नई याचिका पर 24 फरवरी को सुनवाई करेगी, पर वकील ने कहा कि मामले से संबंधित 2 अन्य जनहित याचिकाएं 17 फरवरी को सूचीबद्ध है। इस पर पीठ ने इस मामले की सुनवाई के लिए 17 फरवरी यानी शुक्रवार की तारीख तय कर दी है। जी आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी पिछले काफी वक्त से DA में बढ़ोतरी की उम्मीद लगाए हुए थे। हालांकि अब सरकार की ओर से DA में बढ़ोतरी कर दी गई है और वित्त मंत्री की ओर से इसका ऐलान भी कर दिया गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को अपने राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों और रिटायर्ड व्यक्तियों के लिए महंगाई भत्ते में इजाफा करने का ऐलान किए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए और रिटायर्ड लोगों के लिए 3% DA बढ़ाए जाने की घोषणा की है। जी हाँ, वित्त वर्ष 2023 से 2024 के लिए पश्चिम बंगाल राज्य का बजट बुधवार को राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के जरिए राज्य विधानसभा में पेश किया गया। कई बड़ी घोषणाओं में इस बार के बजट भाषण में नए व्यवसायियों और विनिर्माण उद्योग को समर्थन देने के उपाय सुझाए गए हैं। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने मार्च से DA 3% बढ़ाए जाने का ऐलान किए हैं। जी आपको बता दें कि चीन से सटे सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बड़ा फैसला लिए हैं। केंद्र सरकार ने सामरिक महत्व वाले उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रोग्राम पर 4,800 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान किया गया है। जी हाँ, अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
जी हाँ, आपको बता दें कि इस साल रबी की फसल काफी अच्छी रहने का अनुमान है और पिछले साल के मुकाबले इसके 44 लाख टन ज्यादा रहने की उम्मीद है। इस साल गेहूं का उत्पादन 11 करोड़ 21 लाख टन रहने की उम्मीद है और इस अनुमान को देश के कृषि मंत्रालय ने अपने फूड प्रोडक्शन के औसतन अनुमान में बताए हैं। इस साल अगर गेहूं की फसल अच्छी रही तो इसका असर आगे चलकर आटे के दाम पर भी देखा जा सकता है और ये सस्ता हो सकता है। जी हाँ, इस साल गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड लेवल पर जा सकती है और इसके पीछे का कारण साफ है। देश में इस साल रिकॉर्ड क्षेत्र में गेहूं की बुआई हुई तो वहीं गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन की संभावना भी विशेषज्ञों ने बताई है। इस साल 11 करोड़ टन से अधिक गेहूं का उत्पादन हो सकता है, जैसा कि कृषि मंत्रालय ने अनुमान जताया है। जी हाँ, आपको बता दें कि असम सरकार ने बाल विवाह को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किए हैं। सरकार के आदेश पर लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। ऐसे में अब इस मामले पर गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामलों में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों से लोगों की निजी जीवन में तबाही पैदा हो सकती है। अदालत ने कहा कि इस तरह ऐसे मामलों में अब आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है। जी हाँ, अदालत ने पॉक्सो जैसे कठोर कानून और बाल विवाह के आरोपियों पर रेप के आरोप लगाने के लिए असम सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ये बेहद अजीब आरोप हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षाएं यानी मंगलवार 14 फरवरी से शुरू हो गई है। कक्षा 10वीं के 22 वर्षीय स्टूडेंट इंद्रजीत जब एग्जाम सेंटर पहुंचे तो स्टूडेंट के बीच उनके साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। परीक्षार्थी इंद्रजीत की उम्र 22 साल है मगर उनकी लंबाई महज 2.5 फीट है। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जिले के बौछा गाँव के इंद्रजीत हर रोज अपने साथियों के साथ 20 किलोमीटर से बिहार बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा देने आते हैं। जिले के राम दयालु सिंह महाविद्यालय परीक्षा केंद्र पर जब इंद्रजीत परीक्षा देने पहुंचे तो हर कोई उनकी फोटो और सेल्फी लेना चाह रहे थे। ऐसा उनकी उम्र और उनकी हाइट की वजह से हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्र लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान एक बार फिर से जयंत चौधरी को सौंप दी गई है। यूपी से बाहर जाटलैंड वाले राज्यों में जयंत चौधरी ने रालोद की विस्तार और 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर अपना एजेंडा साफ कर दिया है। राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़ने के संकेत दिए तो यूपी में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना से साफ इनकार कर दिया है और सपा के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने की हुंकार भर दी है। इस तरह से जयंत अब छोटे चौधरी से बड़े चौधरी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। जी हां, आरएलडी के राष्ट्रीय अधिवेशन मंगलवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित किया गया, जिसमें कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। जी हां, इस बैठक में ही जयंत को अध्यक्ष के तौर पर एक और कार्यकाल सौंपा गया। साथ ही जयंत ने 2024 लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की योग गुरु बाबा रामदेव पर विवादित टिप्पणी करने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। विपक्ष ने जहां इस मामले में विधायक मलिंगा से माफी मांगने की मांग की तो वहीं सत्ता पक्ष अपने विधायक के साथ खड़ा है। इस मामले में विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने भी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के बयान को जायज ठहराए हैं। दरअसल विधायक मलिंगा ने कहा था कि एक वो 1.25 आंख वाला बाबा था जो 30 रुपये में पेट्रोल डीजल बेचने का दावा करता था, अब उसका पता नहीं है कि कहां है। विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि वो खुद का इलाज नहीं कर सका, पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहे कि ऐसे योग करो, ऐसे पेट फुलाओ, ये करो, ऐसे काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि वैश्विक महासागर पहले से कहीं अधिक तेजी से गर्म हो रहा है। भारत जैसे देश अपनी विशाल तटीय आबादी के साथ सबसे अधिक असुरक्षित है। इसमें मुंबई के साथ उन बड़े तटीय शहरों की सूची दी गई है जो इस जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाले आपदा के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है। कभी ठंड तो कभी गर्मी से लोग परेशान होने लगे। बार बार मौसम के बदलते मिजाज से लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं।
जी हाँ, देश में आज सबसे ज्यादा तापमान महाराष्ट्र के रत्नागिरी का है। यहाँ अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जबकि सिक्किम के गांगटोक में सबसे कम 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है। ऐसे में हमने मौसम के बार बार मिजाज बदलने का कारण समझने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र कुमार से बात की है। जी हाँ, आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। उनकी स्वाट डाटा सीट पर फिर चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर बताया गया कि स्वाट डाटा सीट रिक्त कर दी गई है। अब चुनाव आयोग इस सीट पर दोबारा चुनाव कराएंगे। जी हाँ, इससे पहले भी अब्दुल्ला आजम की विधायकी छीन चुकी है। फर्जी प्रमाण पत्र वाले मामले में भी उन्हें 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई थी और उसी वजह से उनकी विधायकी भी रद्द करनी पड़ी थी। अब एक 15 साल पुराने मामले में आजम खान को दोषी पाया गया है और मुरादाबाद की अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। इसी वजह से विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी और उनकी स्वाट डाटा सीट पर चुनाव होने जा रहे हैं। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।